हेलो स्टूडेंट्स, सभी को डीबीएस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। आज हम वैद्युत के बारे में बात करेंगे। आज हम वैद्युत पढ़ेंगे। क्लास 12 का जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक बात पढ़ेंगे, छोटी सी लेकर बड़ी बात, जो उस पर डाउट होते हैं, जो बातें आपको नहीं पता होती हैं। जनरली आप जिन चीजों को जानते हैं और जिन चीजों को नहीं जानते हैं, दोनों को पढ़ेंगे। और इन चीजों को हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि अगर हमें इन फ्यूचर अगर आईआईटी की तैयारी करना है, हमें पीएमटी की तैयारी करना है, हमें एनडीए में जाना है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, यानी उनके जो पॉइंट्स हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को लेकर चलेंगे। जीरो से हीरो लेवल में एक एक बात करेंगे। पूरी क्लास देखिएगा, जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका नाम होता है स्थिर वैद्युतिकी, बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात आती है, आपका आता है आवेश। यहां पे सबसे पहली बात आती है आवेश क्या है, चार्ज। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नाम से भी थोड़ा सा मैं बता दूं, चार्ज की बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर को डिफाइन कर लें। चैप्टर में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी क्यों कहते हैं, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, यहां से थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कि यहां पर हम जो अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, स्थिर चार्ज का करते हैं। ठीक है? तो बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते और उनको पॉइंट जो रखते उसको बताते चले जाते हैं, आप उसको समझते हैं। एक एक वर्ड का मतलब होता है फिजिक्स में। वो कहता है स्थिर बिंदु आवेश, वो आपको बोलेगा स्थिर बिंदु आवेश, यानी स्थिर की ही बात करेगा, यानी जो स्थिर हैं, जो स्टैटिक चार्ज हैं, स्टैटिक चार्ज। यानी पहली बात, जितनी भी बात करेंगे हम यहाँ पे स्टैटिक की बात करेंगे, यानी स्थिर चार्ज की बात करेंगे, किसी भी गतिमान आवेश की बात नहीं करेंगे। इसीलिए इसका जो नाम है, वो आपका जो नाम पड़ा है, इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी ये फिजिक्स की वह शाखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिक, जहां पर चार्ज क्या होने चाहिए, आपके स्टैटिक होने चाहिए। क्लियर है? यानी फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज जहां पर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, अगर स्थिर होगा तो यहां पर केवल बल होगा, वैद्युत बल होगा। अगर स्थिर नहीं है तो यहां पर वैद्युत बल भी होगा, और आपका क्या होगा, वैद्युत बल और प्लस आपका कौन सा होगा, चुंबकीय बल होगा। तो आप अब इस बात को एकदम क्लियर से समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर का मतलब, क्यों इसको कहा जाता है, क्यों इसको स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। तो ये केवल और केवल जो एप्लीकेबल होंगे, यानी इस चैप्टर में जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी डिफिनीशन होंगी, जो भी नियम होंगे, वो सब और केवल क्या होंगे, स्थिर वैद्युत आवेश के लिए ही होंगे, स्थिर चार्ज के लिए। बातें क्लियर हैं सबको? ठीक है। इसमें तो ये आपका कौन सा हुआ, वैद्युत प्लस चुंबकीय होता है। किसमें? ये अगर डायनेमिक होता है तो, सॉरी, ये गतिमान होता है। अगर गतिमान होता है तो ये किसके लिए होता है, गतिमान है तो आपका वैद्युत प्लस चुंबकीय दोनों के लिए होता है। और अगर स्थिर होता है, इसमें केवल क्या होता है, वैद्युत होता है। क्लियर है चीजें? हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जब शुरुआत हो चुकी है चैप्टर की, तो सबसे पहले आवेश की बात होती है, यानी पूरा चैप्टर इसी आवेश पे चलता है। आवेश पे चलता है तो बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, बहुत सारी इसकी थ्योरी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ये परिकल्पना है, एक अनुभव है। आप उसको डेफिनेशन देता है कि जब आबनूस की छड़ को या बिल्ली की खाल को या गुब्बारे को बाल से रगड़ा जाता है, तो कुछ उसमें से आवेशित, धनावेशित चीजें हो जाती है। इस तरह से कुछ डिफिनेशन होती हैं और आपको वो चीजें समझ नहीं आ पाती। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, पहले आप प्रैक्टिकली समझिएगा। प्रैक्टिकली आप एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर आप फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, धरती की ओर गिरती है, तो एक चीज मतलब यह है कि एक बल है जो इसको क्या करता है, खींचता है। यानी इसका मतलब है कि एक आकर्षण बल लगता है, जिसको बोलते हैं कौन सा, गुरुत्व बल बोलते हैं। तो गुरुत्व बल में आप देख रहे होंगे, गुरुत्व बल में एक चीज देखिए, एक हमारी पृथ्वी होती है। खूब बात ध्यान समझिएगा, एक एक बात समझिएगा। गुरुत्व बल में हमारी पृथ्वी होती है और हम हैं,
हम हल्के हैं, हम छोटे हैं, हमको क्या करेगा, खींच लेगा। यानी ये आपकी पृथ्वी थी, तो यहां से एक बात है कि दो अगर पिंड हैं, एक हल्का है एक भारी है, तो वो खींचेगा। आकर्षण जो बल लग रहा है वो कौन सा होगा, आकर्षण बल होता है। यानी एक छोटा और एक बड़ा होता है, तो वहां पर एक जो बल का अनुभव हो रहा है। इसी तरह से और भी जो बल हैं, जो प्रकृति में बल लगते हैं, जिनका हम एहसास करते हैं, तो वैसे ही आपका एक बल लगता है जिसका नाम है आपका, यहां से देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको करते हैं, उनका भी अनुभव। तो चार्ज वहीं से परिकल्पना आती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी परिकल्पना बताई थी। उन्होंने इसको बताया कि इस तरह से है, इसको चार्ज कहते हैं। इसको जनरली अगर हम समझें इसको, तो चार्ज जैसे कहते हैं ना, आवेश, कितना आवेश है आपके पास, यानी काम करने की क्षमता सॉरी नहीं कह सकते, काम करने के लिए उत्तेजना, यानी क्या कितनी जल्दी से आप चीजों को कर रहे हैं। तो आप यहां से एक बात समझिएगा, मैं यहां से एक बात को बताने जा रहा हूं, आपको चार्ज की थोड़ा सा परिकल्पना समझाने जा रहा हूं। यहां से मुझे ये आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इसका पार्ट का चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको स्थिर वैद्युतिकी क्यों कहते हैं, कि सारी बात हम करेंगे किस पे, हम सारी बात करेंगे केवल और केवल किस पे बात करेंगे, स्थिर जो है आवेश पर। चीजें क्लियर हैं। अब देखते हैं हम चार्ज, आवेश की बात करते हैं। तो आवेश में देखिए, हम थोड़ा सा जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु में, थोड़ा केमिस्ट्री समझते हैं फिर आते हैं इस पे। दुनिया की प्रत्येक चीजें आपकी परमाणु से बनी है, ठीक है। परमाणु में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देख लीजिएगा, प्रोटॉन जो है कहाँ होते हैं, नाभिक में। आप देखते हैं ना प्रोटॉन, ये आपका जो निर्माण होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आप सब कहानी जानते होंगे। मैं इसको डिटेल में नहीं समझाने जा रहा हूं, ठीक है, डिटेल में नहीं समझाने जा रहा हूं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इस बात को आप जानते होंगे। अब देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ये पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी जो कक्षाएं हैं, अपनी कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं। आपको मैं इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी कक्षाओं में ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये घूम रहे हैं इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है अपनी कक्षा में, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे घूम रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही कक्षा में नहीं है, अलग अलग कक्षाओं में है। और यहां से देख रहे हैं इसकी जो दूरी है वो अलग अलग दूरी है, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी क्या है, अलग अलग है। सबको बात समझ में आ रही है। यानी एक ही स्थान पर चक्कर नहीं लगा रहे हैं, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग एक दूरी पर वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा ले रहे हैं। तो अब अभी आपने जैसे ये कहा कि जैसे कि दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, उसी कॉन्सेप्ट को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझाया कि घर्षण से जो एक बल उत्पन्न होगा वो होगा आपका कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो जनरेट होगा। उसी से जो आपकी जो प्रक्रिया, जो उसमें बल लग रहा, जो बनता अनुभव जिसके कारण हो रहा, वही आवेश होगा। अभी मैं समझा रहा हूं इन चीजों को, आप आराम से समझिएगा। अब देखिए मैं दूसरे वाले डायग्राम में बना दे रहा हूं इन बातों को। आप देख रहे हैं कि यहां से जो कक्षाएं थी, मैं यहां से इसको इस दूसरे कलर से कर दे रहा हूं। ये मान लीजिए आपका नाभिक था, ये आपका नाभिक था, यहां भी आप एक नाभिक बना लीजिएगा, यहां भी आप नाभिक बना लीजिएगा, दिख रहा है आपको। अब देखिए यहां से क्या होगा कि इसके बाहरी ओर कक्षाएं बना लीजिएगा। खूब बात ध्यान समझिएगा, इन बातों को कोई जल्दी बताता नहीं, आप इसको समझ लीजिएगा। टेक्निकल टीम क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां से हम बात करेंगे, यहां से बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, यहां से एक बात समझिएगा, इनकी बाहरी कक्षाओं में मैंने अभी ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये इसमें घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घूम रहा है, फिर यहां से आएगा घूम रहा है, इस साइड यहां से घूम रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी ये क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, अलग अलग दूरियों पे है। तो अब आप एक चीज देखिए, दूरियां बढ़ती हैं, ध्यान दीजिएगा, दूरियां बढ़ती हैं तो आपका जो प्रेम व्यवहार है वो क्या होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा दूरी पर ये वाला है आपका, यहां पर आप देख लेंगे, यहां पर ये सबसे आपका ये वाला है, यहां से बात करेंगे तो ये सबसे दूर पे है। तो आप एक चीज देख लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहां पर ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो जो आपका नाभिक के पास है वो आपका मजबूती से बंधा हुआ है, और जो बाहर है वो मजबूती से नहीं क्या हुआ है, वो थोड़ा सा कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि दूरी जब बढ़ती है, ठीक है। आप साथ साथ मैं इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अभी आप जिस क्लास में होंगे, आप मान के चलिए 11वीं में है, 12वीं में है, आपका प्रेम व्यवहार उस बच्चे से ज्यादा अच्छा होगा जिसके पास आप रोज बैठ रहे होंगे।
एक टाइम आपका रहा होगा कि आप कक्षा 6 में किसी बच्चे के साथ बैठते होंगे, आपको उससे व्यवहार बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन अब क्या होता है कि आप अब दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिए, वो दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिया, दूरियां दोनों के बीच में बढ़ जाती हैं, तो वो आपका नेचुरल ये है, आपकी प्राकृतिक चीजें हैं कि थोड़ा सा आपका प्रेम व्यवहार क्या होता है, कम होता है। तो दूरियां जब बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी तो फोर्स इनके बीच में क्या होगा, कम होगा, यानी ये कमजोर बंधे हुए हैं। आप समझ रहे हैं इन चीजों को, कमजोर बंधे हैं। तो इसी चीज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थोड़ा सा बताया कि अगर इसको हम दोनों को रगड़ें, इस मटेरियल को आप समझिएगा, इस मटेरियल को मैं देख लीजिए बता रहा हूं कि आपने क्या किया, इन दोनों को ऐसे रगड़ दीजिएगा, ठीक है। आप जब इनको रगड़ेंगे, आप जब रगड़ते हैं इनको, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि इसमें चले जाए, रगड़ने पे क्या होगा, कुछ इसमें चले जाएंगे और हो सकता है या तो इसमें से इसमें चले जाएंगे। अब यहां से अगर मान चलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, आप यहां से इस बात को समझिएगा, डायग्राम से मैं समझा रहा हूं कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर आकर इस पर चला आया, यहां से देख लीजिएगा, मैं इसको जो आया हुआ है इसको ब्लैक से बता रहा हूं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया यानी इसने ग्रहण कर लिया, तो इसको बोलते हैं ऋण आयन, नेगेटिव आयन या ऋण आयन बोलते हैं, ऋण आयन बोलते हैं, समझ रहे हैं। अब आप यहां से जब बात करेंगे, ये ऋण आयन हुआ। अब इस साइड की हम बात करेंगे, इस वाली परिकल्पना की बात करते हैं। अगर इसमें ये निकल के चला गया है तो इसको बोलेंगे कौन सा, धनायन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो बाहरी कोश से चला गया, तो अब इसकी देखिए कक्षा कम हो गई, इसका जो इलेक्ट्रॉन जो एक चक्कर लगा रहा था, ये जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अब बताइए गोला इसमें कुछ कम हुआ। अभी मैंने बात किया था कि एक अगर बड़ा है, उसमें से एक बड़ा था एक छोटा था, तो इनके बीच में क्या हो रहा था, इनके बीच में क्या हो रहा था, आकर्षण या क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण बल की बात, मतलब सॉरी, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो क्या कर रहा था, खींच रहा था गुरुत्व बल से। अब वही कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब ये धनायन हुआ तो ये छोटा हो गया, ये वाला क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। अब क्या करेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगता है, जिस कारण है वही चार्ज कहलाता है। समझ में आ रही चीजें। तो चार्ज आप उसी को वैद्युत चार्ज जो आप बोलते हैं ना, आवेश बोलते हैं, तो ये जो आपका परिकल्पना है इसी को बोलते हैं कौन सी, आवेश। इसको एग्जांपल से समझाया जाता है कि जब गुब्बारे को पर, ठीक है, बाल रगड़ा जाता है, या कहा जाता है कि बिल्ली की जैसे मान चलिए खाल है, ठीक है, उसको छड़ पर करा जाता है तो कुछ उसके आवेश उस पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वही बात आप यहां से समझ लीजिए कि जैसे कि बिल्ली के खाल पर कुछ आवेश हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं कि लकड़ी पे कर रहे हैं, तो लकड़ी या छड़ पर वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो यानी उसका मतलब है कि बिल्ली की खाल से मैं ये समझा रहा हूं कि ये समझ लीजिए बिल्ली की खाल, ये बिल्ली की खाल थी, ये अगर लकड़ी की छड़ है, तो यहां से अगर इसको हम रगड़ेंगे तो कुछ इसमें के जो आयन हैं, कुछ इसमें के जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें चले गए, तो ये बन गया ऋण आयन और धनायन। अब बताइए इनके बीच में देखिए अब एक फोर्स लग सकता है, अब इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी फल को हम बोलते हैं कौन सा, यहां से बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल। समझ में आया ना, यहां से जो बल आता है वो आपका बल की बात करेंगे, तो यहां से आता है वैद्युत बल का कॉन्सेप्ट। तो किसके कारण हो रहा है, ये जो अनुभव हो रहा है वो आपका होता है कौन सा, आवेश, वो होता है कौन सा, चार्ज होता है। तो ये चार्ज की क्या थी, डिफिनीशन थी। क्लियर है बात। हम आगे चलते हैं, चार्ज की बात हो गई। अब चार्ज के बाद आता है, चार्ज के बाद अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कि बाल को अगर गुब्बारे में रगड़ा जाए, तो देखिए गुब्बारे में आप क्या करते हैं, अगर बाल में गुब्बारा रगड़ते हैं तो देखिए उसको चपकने की शक्ति आ जाती है, कुछ गुण आ जाता है चपकने का, आकर्षण का। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि क्या जो गुब्बारा है, जैसे मान चलिए मैं आपको ये इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर से मैं डायग्राम दूसरा बना रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने के लिए, चीजें समझने की हैं। अभी आपका ये बहुत ज्यादा नहीं, ये बेसिक है, मैंने बेसिक आपको बताया। चलिए हम आगे चल रहे हैं। देखिए अगला जो टॉपिक था इसमें जैसे मैंने कहा ये चीज आपसे क्वेश्चन, देखिए साइंस मतलब आप क्वेश्चन आंसर अपने में जनरेट करिए, विदाउट क्वेश्चन आंसर कोई मतलब नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक गुब्बारा है कोई, ठीक है, यहां से आप क्या करें, गुब्बारा है, आप यहां से आप कुछ बाल जो है इस पे रगड़ देते हैं। अगर इन दोनों को कांटेक्ट कराते हैं तो आप एक चीज देखते हैं कि यहां से देखिए, यहां से इस जो बाल से कुछ जो है इस पे मान चलिए पहले कुछ आप ध्यान दीजिए, कुछ इस पे क्या थे, आवेश थे। अब जब ये बाल वाले का हम कह रहे हैं कि बाल में क्या थे, रेड कलर के थे,
बाल में जो है रेड कलर के थे। अब देखिए जब इनको हम इससे टच कराएंगे, जब स्पर्श कराएंगे, तो कुछ इसमें जो ये रिजल्ट आएगा इन दोनों का, ये दोनों कराने के बाद, ये रगड़ने के बाद ये जो रिजल्ट आता है आपका, ये दिखेगा कि ये जो बाल हैं आपके, अब जो ये आपका गुब्बारा था, गुब्बारे में क्या हो रहा है कि कुछ इसके जो ये रेड दिख रहे हैं आपको, जो आवेश हैं इसमें आ गए। यानी यहां से मैं डायग्राम से ये दिखा दे रहा हूं कि ये आपका जो रेड दिख रहा है ना, कुछ इसमें रेड वाले आ गए। यानी जो पहले से थे कौन, ये जो आप ग्रीन दिख रहा है आपको, यानी अब क्या हुआ कि ये वाला क्या हुआ, इसने ग्रहण कर लिया, क्या आवेश को ग्रहण कर लिया, और इसने आवेश को क्या कर लिया, ये आप सॉरी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण आयन होगा, ये क्या होगा, धन आयन होगा। तो अब देखते हैं कि गुब्बारा के पास जो गुब्बारे होते हैं उनके पास चपकने की शक्ति आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, इसी चार्ज के कारण हो रहा है, इसी को चार्ज बोलते हैं। समझ में आई बात इस पे। अब ये बात थी किसकी, ये आपकी, यहां से इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अदिश राशि होती है। तो चार्ज, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज कैसी राशि है, तो आप ये कहेंगे अदिश राशि है। तो चार्ज जो है आपका, यहां से पूछेगा कोई चार्ज क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है आपका अदिश राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि, इसमें दिशाओं की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम बात करेंगे इन चीजों को। चलिए फिर हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। अब आते हैं बात, आवेश हो गया, दूसरा होता है बिंदु आवेश। दूसरा वाला होता है बिंदु आवेश। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बिंदु आवेश क्या है। एक तो आवेश हो गया, अब चलते हैं बिंदु आवेश। देखिए बिंदु आवेश, एक एक मतलब समझिएगा। बिंदु आवेश क्या होता है, जैसे मान चलिए कि यहां से एक चार्ज रखा हुआ, दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है, दो रखे हुए हैं। इसका मैं मान ले रहा हूं नाम क्या है, ए है, इसका मैं मान ले रहा हूं नाम क्या है, बी है। चीजें समझ में आ रही हैं, ए है और कौन सा है, बी है। अब आप इनके बीच में अगर ध्यान दीजिएगा, तो जो चार्ज आप रखते हैं, तो आप एक बात समझिएगा, कुछ चीजें चार्ज रखेंगे तो अपने अगल बगल वो क्षेत्र बना लेता है, जिसको वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ जनरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव, जैसे भी चार्ज होगा। ठीक है, मैं भी चार्ज नहीं बता रहा हूँ, पॉजिटिव एक निगेटिव। इनके चारों ओर क्या होगा, उनका एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, आपस में एक बल का अनुभव करते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर हम ये बात करें कि चार्ज, जैसे कि दो चार्ज हैं, जो भी दो बिंदु आवेश हैं, तो बिंदु आवेश की बात करेंगे। तो देखिए बिंदु आवेश क्यों लिया जाता है, इसको समझ लीजिएगा। अगर इसका हम फिक्स स्ट्रक्चर बता दें कि गोला है, ये गोला है, तो हम बताएं क्या यहां से हम इसका परिकल्पना करेंगे कि चार्ज आपका यहां से निकल रहा है। यानी हमको ये बड़ी डिफिकल्टी होती है कि जो हम फोर्स निकालेंगे, इस वाले बाहरी पॉइंट से निकालेंगे, कि हो सकता है यहां से हम फोर्स निकालें, कि यहां से फोर्स निकालें, कि हम फोर्स यहां से निकालें। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप बात। यानी बड़ी समस्या इस बात की थी कि यहां से कितना फोर्स लग रहा है, कि ये यहां इससे फोर्स लग रहा है। तो हमने कहा कि इसको बहुत छोटा मान लीजिए। आप ये जो कर रहे हैं, इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं कि बिंदु आवेश का कोई आकार नहीं होता, ना उसका जो परिणाम आप मान सकते हैं नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा। यानी एक बिंदु है, ये पॉइंट है, यानी इतना है, ये इतना कम है, छोटा है कि आप इसमें तुलना नहीं कर सकते। ये इसका पॉइंट कहाँ है, इसका ये पॉइंट कहाँ है, आप यानी इसके बाहरी पॉइंट और अंदर के पॉइंट में तुलना ही नहीं कर सकते। तो ये आपका बनेगा कौन सा, बिंदु आवेश बनेगा। तो बिंदु आवेश, इससे बचने के लिए, क्योंकि आप यहां से विकल्प ए है आपका, मान लीजिए बी है, तो आप यहां से निकालते और इसमें यहां ले लेते। अब पता लगा आप इसमें यहां लेते और यहां तक लेते, तो फोर्स की बात जब करते हैं तो यहां पर ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। ये आपका यहां पर जो अप्लाई होता है, वो एक वर्ड यूज करता है बिंदु आवेश, एक पॉइंट होता है, एक बहुत कम मात्रा वाला। अब यहीं से एक बात और समझ में आती है कि यानी जो इसकी रेडियस होगी, बिंदु जो आवेश है, ये जो इसका पॉइंट है, मान लीजिए मैं इसको बता रहा हूं कि ये आपका गोला है, इसकी रेडियस कितना है, डी है, और इनके बीच की दूरी आर है। तो डी जो होगा, जो इसकी जो रेडियस होगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो रेडियस होगी, इसकी तुलना में जो आर होगा वो बहुत बड़ा होगा। ये कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो बिंदु आवेश की जो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये बात आपके बुक में नहीं लिखी होती है, ये बात आपके बुक में नहीं दिया होता है। इस बात समझने की बात होती है
कि जो बिंदु आवेश है उसकी जो त्रिज्या होगी, बिंदु आवेश की जो त्रिज्या होगी, जब बीच दो बिंदुओं के बीच जब बल लगेगा तो उनके जो बीच की दूरी होगी उसके कितने के बराबर होगी या कुछ है, तो आप ये कह सकते हैं उसकी तुलना में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, ज्यादा पास पास होगा तो नापकीय बल लगता है यहाँ पे। अभी मैं उसके बाद में बात बताऊंगा, कंपेयर कराऊंगा सबको। तो यहां से एक चीज ये बात हुई, कौन सा आपका, ये बात हुई किसकी, बिंदु आवेश की बात हुई। क्लियर है बात। बिंदु आवेश के बाद एक इसी में और जो परिभाषा वाली बात आती है उसको भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक आता है टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। क्लियर है बात। परीक्षण आवेश को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, परीक्षण आवेश समझ लीजिएगा। परीक्षण आवेश, देखिए परीक्षण आवेश का नाम है टेस्टिंग चार्ज। परीक्षण आवेश मतलब टेस्टिंग चार्ज। तो आप देखिए इसकी जो डिफिनीशन होती है, एक चार्ज ही होता है जिसका, स्वयं में ध्यान दीजिए, उसकी कुछ क्वालिटी है। पहली क्वालिटी उसकी क्या है सुन लीजिए। इसमें इसको क्या करते हैं, ये काल्पनिक होता है। पहली बात तो ये काल्पनिक होता है, माना जाता है। इसको हरदम Q0 से डिनोट करते हैं। क्लियर है। पहला चीज काल्पनिक होता है। दूसरी चीज ये क्या होता है, इसका जो मान होता है ये धनात्मक लिया जाता है, इसका मान धनात्मक। पॉइंट, परीक्षण आवेश क्या होता है आपका, काल्पनिक होता है, धनात्मक होता है। अगली चीज, इसमें स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यानी अगल बगल के आवेशों को ये डिस्टर्ब नहीं करता। अगला बात यहां से है कि स्वयं में वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो ये जो और आवेश हैं उनको प्रभावित नहीं करता, आवेशों को प्रभावित नहीं करता जो अगल बगल के हैं। तो मैं इसको एक चीज से समझा रहा हूं कि टेस्टिंग चार्ज क्या होता है। टेस्टिंग चार्ज उसी तरीके से है कि जैसे आपको एक खेत है, ठीक है, आपको एक खेत है, अगर एक खेत में अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका आकलन करिए, ये एक खेत दिया हुआ है आपको, इसमें ये कहा जाए कि बताइए कितना इसमें धान होगा, तो आप जनरली एक तरीका कर सकते हैं या आप एक क्या काम करिए, एक आप क्या करिए, उसमें से अगर धान लगा हुआ तो एक वहां से पौधा निकालिए, उस पौधे में देखिए कितना धान है, तो आप यहां से क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिएगा। मान लीजिए 20 मीटर है और 10 है, 20 धान में कितना है, 100। और कहता है कि 2 मीटर पे एक पौधा, 2 से भाग देंगे यानी 100 पे एक पौधा है, तो अगर एक में 10 का बीज लगता है तो बताइए 100 में कितना लगेगा, 2000। वहां से कैलकुलेट करके, यानी टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, इसका केवल परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा परीक्षण आवेश है। अब हम बात करते हैं असली जो टॉपिक पर बात करते हैं, कूलाम्ब के नियम की बात करते हैं। क्लियर है बात। तो कूलाम्ब के नियम की बात करेंगे तो कूलाम्ब का नियम आप समझते हैं, चलिए हम कूलाम्ब के नियम की बात करेंगे। देखिए कूलाम्ब का नियम क्या है। बेसिकली कूलाम्ब का जो नियम कहता है, ध्यान दीजिएगा बात को, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम पहली बात ध्यान दीजिएगा, 2 स्थिर बिंदुओं के बीच लगेगा। अगर आपसे कोई कहता है तो कंडीशन, आप तो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझेंगे और कैसे लिखना होता है कॉपी में, मैं उसको भी बताऊंगा। पहले मैं समझा दे रहा हूं, मैं इस साइड डायग्राम बना रहा हूं, इस साइड लिखना बताऊंगा आपको यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम। ठीक है, कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब का नियम देखिए क्या है। पहला चीज देखिए, यहीं से डायग्राम रटिए मत कुछ, इसको समझिए कि कैसे किया जाता है। देखिए ये जो लगता है 2 स्थिर बिंदुओं के बीच लगता है। पहली चीज क्या होना चाहिए, मैंने बैक कह दिया था पहले ही कि जो आपके आवेश होने चाहिए, पहली कंडीशन क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। क्लियर है बात है। अब देखिए इसमें अगर स्थिर बिंदुओं के बीच में लग रहे हैं, यानी मान के चलिए अगर ये पहला वाला चार्ज कितना है, Q1 है, मान लीजिए ये स्थान A था, इस पर चार्ज A Q1 रखा था, ये दूसरा वाला पॉइंट क्या था आपका B था, इस पे चार्ज क्या रखा हुआ था, Q2 रखा था। क्लियर है बात इसमें। अब जब इनको दोनों को रखेंगे तो इनके बगल जो है क्या होगा, यहाँ पर ये आवेश क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र जनरेट कर लेंगे, ये भी वैद्युत क्षेत्र जनरेट कर लेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो सेंटर देख रहे हैं, इस पे इन दोनों के अलोंग, इन दोनों के अक्ष के परिता या इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परिता, वर्ड सुनते चलिएगा, इन दोनों जो आपके चार्ज हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन है
उसी के अक्ष के परिता बल लगेगा। यानी बल कहाँ लगता है, बल लगता है इसी के अक्ष के क्या लगता है, परिता लगता है। तो अगर अक्ष के परिता लग रहा है यानी इसी के केंद्र में लग रहा है तो एक बात यहां से क्लियर होके आती है, हम इसकी प्रॉपर्टी भी आप समझते चलिएगा, यहां से इसकी प्रॉपर्टी भी मेंशन करते चलेंगे, समझते चलेंगे। यानी ये पहली बात समझ में आ गया कि केंद्रीय बल भी होगा। यानी क्या होगा, ये केंद्रीय बल होगा। समझ में आया। कहां कहां लगते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आवेश है वो क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। आवेश अगर गतिमान होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका चुंबकीय बल भी लगेगा। आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। कंडीशन इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, कूलाम के लिए कि आवेश स्थिर होना चाहिए और कम से कम दो, इसमें क्या होने चाहिए, दो बिंदु, दो होने चाहिए। चार्ज कम से कम कितने होने चाहिए, दो। उसको मैं नहीं लिखा रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं यहां से कि चार्ज कितने होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। क्लियर है बात यहां से। तो यहां से ये पता चल गया। तो आपसे कोई ये पूछता है कि कैसा बल है, तो केंद्रीय बल है, कह सकते हैं। अब देखिए यहां से ये दो है, इस पे ये आपका सिद्धांत पर काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब कोई कहेगा कि सर आवेश संरक्षण क्या होता है, तो मैं आवेश संरक्षण को बता रहा हूं। देखिए अगर आप देख लीजिएगा, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, अब ये दोनों डायग्राम समझ लीजिएगा। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर आता है, यहां से मान के चलिए कक्षा में कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो आप देखिए समझ लीजिए इसके पास 3 था, इसके पास भी 3 था। संरक्षण समझिएगा, दोनों के पास 3 3 मिलाकर कितने थे, 6 थे। टोटल कितने पास आपके पास थे, कितने थे, 6 थे। दूसरी कंडीशन में इसने ये कहा कि अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो पहले वाले के पास, इसके पास, तो इसके पास 3 थे, अब इसके पास कितने आ गए, 4। इसके पास एक चला गया और इस वाले के पास बताइए कितना हो गया, 2 हो गया। अब भी जोड़िए कितना आ रहा है, 6। यानी आवेश क्या होता है कि एक से दूसरे में चला जाता है, दूसरे से पहले में चला जाता है। यानी यहां से एक बात क्लियर है कि आवेश जो है, चार्ज जो है, आवेश संरक्षण को फॉलो करता है। कभी भी ये 6 से कम नहीं होगा। क्लियर है बात। मैं इसको एक और एग्जांपल समझा रहा हूं कि मान चलिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है। क्लियर है बात। टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। ये 3 दे दिया इसको, मान के चलिए कितने दे दिया, 3। तो अगर इसको जब 3 दे देगा तो बताइए 4 3 इसके पास कितने हो जाएंगे, 7। और इसके 3 निकल गए तो इसके पास बचेगा कितना, 1। तब भी देख रहे हैं आप 8 हो रहा। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रहा होगा। यानी किस पे सिद्धांत पर काम करता है, आवेश संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम किस संरक्षण पर काम करता है, आवेश संरक्षण पर करता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, इस पे जो चार्ज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्थिर। अगर स्थिर चार्ज नहीं है, बात समझिएगा, आपसे कोई पूछता है कि अगर आवेश स्थिर नहीं है तो क्या कूलाम का नियम लग सकता है, तो आप कहेंगे नहीं लगेगा। समझ में आई बात। अभी तक आप उसको रटते थे, अब इस पे पॉइंट पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है, जो आपका जो आवेश है, वो स्थिर होना कंडीशन अनिवार्य है। अगली बात हम जब करते हैं, ये केंद्रीय बल की बात करते हैं, कैसा बल लगेगा, केंद्रीय बल लगेगा। तो बल की प्रकृति भी और भी होती है। संरक्षी बल होता है और असंरक्षी बल होता है। इसको मैं सबसे लास्ट में, अभी क्लास खत्म होने के लास्ट तक मैं बताऊंगा, पहले आप समझिएगा। तो देखिए कूलाम ने क्या किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया, इन्होंने 2 आवेशों का बस केवल क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया कि देखा उन्होंने इसमें हो क्या रहा है। तो ये बात निकल के आई कि ये चीजें, कंडीशन क्या थी, जरूरी थी कि स्थिर होना चाहिए और किस पे काम करता है, आवेश संरक्षण पर काम करता है। अब आप यहां से देखिए, ये यहां से देखिए, जब 2 आवेश होंगे तो इनके बीच में 2 बल लगते हैं। या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, या तो आकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगता है या तो कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। प्रतिकर्षण आकर्षण को समझिए। प्रति माने उल्टा, आ माने खींचना, आना, अपनी ओर बुलाना, आ कहता आ। क्लियर है बात। तो प्रकृति में हर आदमी, जैसे आपका देख रहे हैं, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित, यानी हर पॉजिटिव जेंडर नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर है। कुछ अपवाद हैं, उनको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप अपवाद को समझिएगा। लेकिन प्रकृति यही कहता है कि पॉजिटिव क्या करेगा, जो निगेटिव होंगे, यानी पॉजिटिव और ये निगेटिव, अगर ये 2 आयन होंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव जो होंगे, तो आपके जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, आपका आकर्षण लगेगा। क्लियर है बात। आकर्षण लगता है। और अगर ये पॉजिटिव हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव हैं, तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण है। तो व्यवहारिक ज्ञान में समझ लीजिएगा, अगर एक गांव में, ध्यान दीजिएगा, एक गांव में 2 बैल नहीं रहते,
एक बैल दूसरे बैल को क्या करेगा, वो भगाएगा ही भगाएगा। समझ रही हैं बातों को आप? एक बैल कभी नहीं कहेगा कि तुम रहो, देख लिया उनको तो बस ये दौड़ा लेगा कि भागो तुम। समझ में आया? क्लियर है बात? तो यहां से अभी मैं इसकी बात करूंगा, जब डायरेक्शन जब आपको सिखाऊंगा तो उसी कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, तो आपको यहां से समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगले टॉपिक पे, अगली बात करते हैं। इस पे जो बल लग रहा है वो बल कितना होता है। तो अब देखिए कह रहा है, इसको हम करेंगे कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश आपके जो ए बी थे, तो मैंने कहा से डेफिनेशन ये कहा, दो स्थिर बिंदु आवेश मतलब ये रखे हुए दो स्थिर बिंदु आवेश कहाँ लग रहा है, इसके बीच में। तो वर्ड अपने आप निकल आया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में। कोई बात आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन करिए, इस तरह कहिए कि दो बिंदु आवेश थे तो क्या होगा, उनके बीच बल लगेगा, बस यही बात है। दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल, कैसा बल हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्लियर है? बल के ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है क्या, इसी को बताया था कूलाम ने। उन्होंने चेक करके देखा कि जो बल लग रहा है वो इन दोनों के, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के गुणनफल के, यानी जो आवेश हैं इसके समानुपाती है। तो कुछ लोगों को समानुपाती नहीं समझ में आता, उसको मैं समझा दे रहा हूं। समानुपाती मतलब क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं कि जो चीज आप करते हैं उससे वो बढ़े या आपका साथ दे। जैसे आप क्या करते हैं, ठीक है, आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे, आप तेज होंगे, समानुपाती है। अगर एक काम ऐसा कर रहे हैं कि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं, यानी जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा जो होता है, आप क्या काम करेंगे, ज्यादा आप मेहनत करेंगे तो आप ज्यादा पहलवान हो जाएंगे, आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज्यादा मजबूत होंगे, ये समानुपाती होता है। यानी उसका जो रिजल्ट, यानी जितना ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुणनफल होगा, जितना ज्यादा मजबूत होंगे उतने ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों आपका, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका 2 है और ये आपका कितना है, 4 है, तो अभी बताइए 4 दूनी कितना लगाएगा, 8 लगाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए इसको बढ़ा देते हैं, आप समझिए थोड़ा सा, इसको 3 कर दिए, इसको मान के चलिए 5 कर दिए, कितना हो गया, 15। ये कहता है कि अगर ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। ये कहता है कि अगर फोर्स बढ़ेगा, चार्जों का गुणनफल यानी जो आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा, वो आपका फोर्स भी बढ़ेगा। और अगर यहां से इसी के बाद डिस्टेंस वाली भी बात बताया, तो समानुपाती मतलब ये होता है कि जो काम कर रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो पहली बात उसने कहा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2 होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है मान के चलिए R है। क्लियर है बात? अब बताइए, मैंने अभी बताया था ना, R यहां से, अब अभी अगर यही चीज गोला होता तो आपको कंफ्यूजन होती कि R यहां से नापें, जैसे ये गोला होता तो अब ये आपको कंफ्यूजन होती, R सर यहां तक का होगा कि सर R यहां तक का होगा कि सर R यहां तक का होगा, कंफ्यूजन होती। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये बताया गया कि इसको आप क्या करिए, बिंदु आवेश मान लीजिए। समझ में आई चीज है? हम आगे चलते हैं। अब देखिए यह प्रोपोर्शनल टू, देख लीजिए क्या हुआ, Q1 Q2 हुआ, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r² हुआ।